अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल कि जो सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल है उससे ग्रुप बन जाता है और उसकी कुछ नेम्स हैं हमारे पास, जिनमें पहला नाम है उसका कैलिन-4 ग्रुप भी उसको कहा जाता है और उसको डिहाइड्रल ग्रुप D2 भी कहा जाता है और उसको हम V4 से डिनोट करते हैं या D2 से डिनोट करते हैं। और ये वो ग्रुप है जिनमें E, X, Y, YX ये चार एलिमेंट्स हमारे पास इस ग्रुप में होते हैं, इसलिए इसको V4 कहा जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल चूज कर लेते हैं जिसको मैंने R का नाम दिया हुआ है, ABCD, ये इसके साइड्स हैं कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद इस पर हम कुछ सिमेट्री मैपिंग्स या ऑपरेशंस डिफाइन कर लेते हैं, जिनमें से एक ऑपरेशन मैंने X चूज़ किया है, जो मैंने इस तरह डिफाइन किया है कि इसमें हम रोटेशन करते हैं 180 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एक मैंने Y चूज़ किया जो ये डिफाइन कर रहा है कि इसमें हम फ्लिपिंग करते हैं या रिफ्लेक्शन अबाउट X एक्सिस। और Z मैंने चूज़ किया जिसमें जिसमें भी हम फ्लिपिंग करते हैं लेकिन वो Y एक्सिस के अबाउट होता है। और जो इनिशियल पोजीशन होगा रेक्टेंगल का उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ आइडेंटिटी। तो सबसे पहले ये मैं आपको रफ वर्क में इसको समझा देता हूँ जो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो रफ वर्क में आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेक्टेंगल चूज़ किया हुआ है जिसके मैंने एक साइड को A, B और C, D का नाम दिया हुआ है। अब जो मैंने आपको यहाँ पे मैपिंग्स या ऑपरेशन बताई हुई हैं कि X को मैंने असाइन की है कि ये रोटेशन होता है इसमें, यानी कि जब भी हम X अप्लाई करेंगे, इस तरह अप्लाई मैंने एक एरो से यहाँ पे शो किया हुआ है, तो उसका मतलब होगा कि रोटेशन ऑफ 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में आप लोग इसको रोटेट करेंगे। और एंगल आपके पास कौन सा होगा, 180 का होगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से ये अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है तो अगर इसको मैं 180 पे ना रोटेट करूँ, 90 पे रोटेट करूँ, तो 90 पे जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये यू बन जाएगा मेरे पास। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आपके पास अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो ये एंगल भी 90 का होता है और ये एंगल भी 90 का होता है, तो दोनों को मिला के 180 बन जाता है। तो अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये मेरे पास u बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, रेक्टेंगल तो रहेगा लेकिन ये जो ओरिजिनल शेप थी इसकी x एक्सिस के अलोंग ये रेक्टेंगल था, अब ये y एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगल बन गया। तो हमें चाहिए x एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगल, इसलिए मैंने अगर एंगल डबल कर लूँ तो ये दोबारा अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, शेप है, वो गेन कर लेगा, इसलिए मैंने एंगल यहाँ पे 180 का रखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस को जब हम अप्लाई कर लेते हैं, ये मेरे पास इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी इस रेक्टेंगल की। जब मैंने इस पे x अप्लाई किया, यानी कि जब मैंने x अप्लाई किया तो x का मतलब क्या है कि रोटेशन ऑफ 180 एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इनको 180 डिग्री पे रोटेट कर दें। तो सबसे पहले मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया और फिर उसके बाद दोबारा 90 पे किया तो 180 का बन गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मेरे पास पहले A था उसकी जगह पे अब D आ गया, यानी कि यहाँ पे मेरे पास पहले A था ना, तो रोटेशन के बाद अब ये रेक्टेंगल ऐसे बन गया। तो जब मैंने x अप्लाई किया, x का मतलब था कि रोटेशन ऑफ 180 एंटी क्लॉकवाइज पे, तो यहाँ पर मेरे पास D बन गया और जो यहाँ पर D था अब वहाँ पर A आ गया, तो यहाँ पर 1 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे B था, अब वहाँ पे C आ गया और जो C था वहाँ पे अब B आ जाएगा। तो ये वो रिजल्ट था जब मैंने इस रेक्टेंगल को 180 पे रोटेट किया ऐसे, तो मेरे पास ये बन गया। अब रेक्टेंगल की जो साइड्स है वो ये रही। इसके बाद हम इसको दोबारा भी रोटेट कर सकते हैं। जब जब हम इसको दोबारा रोटेट करेंगे तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स मेरे पास एक मरतबा इसको मैंने रोटेट किया, जब दोबारा मैं एक्स इस पर एक्स अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास ऐसा होगा। ठीक है, जब मैं इसको दोबारा रोटेट करूँगा 180 डिग्री पे तो ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो इसकी दोबारा आ जाएगी कि A, B, C और D। और आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि जब भी हम आइडेंटिटी गेन कर लें तो वो स्टेप हम नहीं करेंगे।
या मैं अब जब ओरिजिनल डायग्राम आपको बताऊंगा तो आपको वहां पे समझ आ जाएगा कि हम जब भी रिपीटिशन आ जाए तो वो वाला स्टेप हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एक्स जब हमने रोटेशन अप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया और ये इससे डिफरेंट था। लेकिन जब एक्स पर मैंने दोबारा एक्स अप्लाई किया तो मेरे पास वो आइडेंटिटी आ गई जो कि मेरे पास पहले से थी, इसलिए मैंने इस स्टेप को रिमूव कर दिया। इसके बाद फ्लिपिंग जो y है, अब x के बाद हमारे पास y की बारी आती है, तो y है कि फ्लिप अबाउट x एक्सिस। फ्लिपिंग में क्या होता है कि आपके पास रेक्टेंगल है, इसको आप x एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर दें। तो फ्लिप से क्या होता है कि इसकी जो ऊपर वाली साइड्स हैं ए बी साइड और जो नीचे वाली साइड है सी डी, ये चेंज हो जाती है, यानी कि ए बी जो है वो नीचे आ जाता है और सी डी जो है वो ऊपर चला जाता है। यानी कि अगर इस पर मैं, ये जो मेरे पास आइडेंटिटी है, अगर इस पर मैं y अप्लाई करूं तो इससे क्या हो जाएगा मेरे पास कि जो ये a और b साइड हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो c और d साइड है वो ऊपर चले जाएंगे। फ्लिप जब हम इसको, यानी कि ऐसा जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये u बन जाएगा। अब z, इसके बाद z की बारी आती है, तो z हमें क्या कहता है कि फ्लिप अबाउट y एक्सिस। तो z भी सेम है कि ये हमने एक्स एक्स के अलोंग फ्लिप किया। अब वाई एक्सिस के अलोंग जब हम फ्लिप करेंगे तो ये जो बी और डी है ये इस साइड पे आ जाएंगे और ए और सी जो है वो इस साइड पे आ जाएंगे। यानी कि जब हम इस पर जेड अप्लाई करेंगे, जेड जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि बी डी और ये ए सी, यानी कि ये साइड इस साइड पे चला जाएगा और ये साइड इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जेड ऑपरेशन था। तो अब आप लोग ये एक डायग्राम देख सकते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बनाया है यहाँ पे कि ये केली टेबल में भी यूज़ होता है और इससे बहुत कन्फ्यूजन होती है बाज़ औक़ात कि हम इसको कितने मरतबा इस आइडेंटिटी पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, या हम इस पर 3 ऑपरेशन अगर हमने लिए हैं तो हम V4 में, जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो E है, X, Y और YX हैं, तो यहाँ पर फिर 2 क्यू यूज़ हुए हैं, यानी कि x और y क्यू यूज़ हुए हैं, z क्यू नहीं है। तो इसका जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो e मैंने लिया हुआ है ये बेसिकली वही रेक्टेंगल r है जो मैंने एक अज्यूम किया हुआ है, मैंने सपोज किया हुआ है। तो ये r एक रेक्टेंगल था जिस पर मैंने अभी आपको समझाया कि हम इस पर अगर x अप्लाई करें तो उसका क्या मतलब होता है और y अप्लाई करें तो भी क्या मतलब है, और अगर z अप्लाई करें तो भी क्या मतलब है। उसके बाद ये जो पूरा एक मैप है, इसमें सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल जो नज़र आ रहा है ए बी सी डी, इस पे मैंने सबसे पहले x अप्लाई किया और x आप लोग जानते हैं हमने ऐसा डिफाइन किया हुआ है कि रोटेशन ऑफ 180 एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे इस रेक्टेंगल को 180 डिग्री पर, तो ये मेरे पास वो एक जो रेक्टेंगल था जो मैंने अभी भी आपको समझाया, दोबारा भी समझा देता हूँ कि इसको जब हम 180 पे रोटेट कर देते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, यानी कि जो ए था अब उसकी जगह पे डी आ जाएगा, जो बी था उसकी जगह पे सी आ जाएगा और जो सी था उसकी जगह पे बी और डी की जगह पे ए। दोबारा जब हम इसको, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब ये है कि जो एक्स आपने अभी इसको रोटेट किया आइडेंटिटी को, उसको जब दोबारा आप लोग रोटेट कर देंगे 180 पे तो ये ओरिजिनल पोजीशन उसकी आ जाएगी जो हमारे पास पहले से है, इसलिए मैंने इस पे क्रॉस लगाया हुआ है। ये आगे की तौर पर भी यूज़ होता है कि जब हम केली टेबल में x को x के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसकी जगह पे हम e लिखेंगे, यानी कि जब हम x.x लिखेंगे तो हम e लिखेंगे। तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि इससे वापस वही रेक्टेंगल बन जाता है जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसको हमने ई का नाम दिया हुआ है। तो ये आपने इसको दोबारा जब x अप्लाई किया तो आपके पास आइडेंटिटी बना, इसलिए इसमें मैंने क्रॉस लगाया हुआ है क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। ये तो x का ऑपरेशन था। अब उसके बाद जब हम इस आइडेंटिटी पर y अप्लाई करेंगे तो y आपको पता है कि y है कि फ्लिप अबाउट x एक्सिस। तो फ्लिप अबाउट x एक्सिस से क्या होता है कि जो ये ऊपर वाले 2 साइड्स हैं ए बी, ये नीचे वाली साइड की जगह ले लेती है और जो नीचे वाली 2 साइड्स हैं वो ऊपर वाली जगह पे चली जाती हैं। तो जब हम इस पर y ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या मैपिंग, तो
उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो सी डी है वो ऊपर चले जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। जैसे कि ये आपके पास रेक्टेंगल है ना, इसको आप लोग फ्लिप कर दें ऐसे, तो जो ये साइड्स हैं सिर्फ ये नीचे आ जाएंगे और ये जो दो साइड्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा सी डी और ए बी, ये वाई जब हमने यूज किया। अब इस पर अगर आप दोबारा वाई अप्लाई करें, जैसे कि मेरे पास ये रेक्टेंगल है ना, अगर मैंने इसको एक मरतबा फ्लिप किया तो इसकी जो पोजीशंस हैं, साइड्स हैं, वो चेंज हो गई। मैं दोबारा जब इसको फ्लिप करूंगा एक्स एक्सिस पर, तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे, आइडेंटिटी वाले पोजीशन पे आ जाएंगी। यानी कि वाई था, इस पे मैंने दोबारा, अब ये जो बॉक्स था मेरे पास ना रेक्टेंगल, ये वाई था, यानी कि इस पर जब मैंने वाई अप्लाई किया तो मेरे पास उसका ये रिजल्ट मिला। अब इस पर दोबारा मैं वाई अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी कि इसी को मैं फ्लिप करना चाहता हूँ, तो जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे आ जाएगी और जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगी और ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ। इस तरह जब हम Z अप्लाई करेंगे तो Z से ये हमारे पास बन जाएगा कि जो ए सी साइड है वो इस साइड पे चली जाएगी, लेफ्ट पे, राइट पे सॉरी, और जो राइट साइड पे बी डी था वो लेफ्ट पे आ जाएगा, क्योंकि फ्लिप अबाउट वाई एक्सिस है। तो ये Z वाली साइड है। इसी तरह आप लोग ये खुद देख लें, जिनमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फिर आप y पर x अप्लाई करें, यानी कि अब ये जो आपके पास y था इसको अगर आप 180 पे रोटेट कर दें तो ये c b की जगह पे ले लेगा और b जो है वो c की जगह पे आ जाएगा और d की जगह पे a आ जाएगा और a की जगह पे d आ जाएगा। तो ये आपके पास वो सारा मैपिंग है जो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें जो रिपीटिशन आ रही है उसको हम नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने ई पे जेड अप्लाई किया तो बी डी ए सी इस तरह का एक रेक्टेंगल बना, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। जब मैंने एक्स पर वाई अप्लाई किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। तो या मैं ये लिखूंगा या ये लिखूंगा, इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा। ठीक है, तो z की कोई ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि हमारे पास ये पहले से मौजूद है। x पर जब मैं y अप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये वही रिजल्ट देता है कि अगर मैं आइडेंटिटी पर z अप्लाई करूं। इसके बाद अब चूंकि हमारे पास v4 में आप देख सकते हैं कि yx है, तो yx मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये xy और yx बराबर हैं। जब मैं y पर x अप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास BADC और ये भी बराबर है BADC। तो ये जो yx है xy के बराबर हैं, इसलिए ये जो अब आप लोग आगे देखेंगे की मैंने एक आपको बताई हुई है, अगर आप उस की में देखें तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके पास की हो तो आप आसानी से केली टेबल बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको केली टेबल में हेल्प देता है। तो जितने भी पॉसिबल हो आप वो करें, लेकिन जो जिनसे ये ग्रुप बनता है उनको मैंने लिखा हुआ है। तो उनके अलावा जो भी ऑपरेशन आप दोबारा यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास सेम वही आएगा, आइडेंटिटी वाला। इसलिए आप जो भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी ऑपरेशन मैंने लिखा हुआ है, अगर मैंने एक्स वाई एक्स किया हुआ है तो वो भी यहाँ किसी जगह रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी नहीं लिखा, इसको भी मैंने नहीं लिखा, एक्स वाई को भी मैंने नहीं लिखा, क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स बराबर है। मैंने ये चूज़ किया तो मैं ये चूज़ नहीं कर सकता। तो मेरे पास ये चार बन जाते हैं, एक ये और ये दो। तो इनको मैंने लिखा हुआ है, तो आइए वो देखते हैं। तो ये जो चार बॉक्सेस हैं, रेक्टेंगल्स जो हैं, जिनमें x मैंने अप्लाई किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला, y मैंने अप्लाई किया ये रिजल्ट मिला, और y पर जब मैंने x अप्लाई किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। इनके अलावा जितने भी मैंने अप्लाई किए उससे दोबारा आइडेंटिटी आया या इन ही चारों में से कोई रिपीट हुआ, इसलिए मैंने ये चारों लिखे हैं, क्योंकि ये वो हैं जो रिपीट नहीं हुए ऑपरेशंस के अप्लाई होने के बाद। तो इनसे एक ग्रुप बनता है जिसको ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल कहा जाता है। तो अब हम इसकी केली टेबल पढ़ेंगे, और केली टेबल में जो मैंने आपको एक डायग्राम में भी बताया वो यूज़ हुआ है, तो साथ साथ उसको भी देखेंगे और केली टेबल भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास केली टेबल है V4 का, KELN4 ग्रुप का। तो केली टेबल में आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ है एक्स वाई वाई एक्स और ई एक्स वाई और वाई एक्स। तो अब जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो डायग्राम अब
आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम ई को ई के साथ ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी ही आता है। ई को जब हम एक्स के साथ करते हैं तो एक्स, ई को वाई के साथ करते हैं तो वाई, और ई को वाई एक्स के साथ करते हैं तो वाई एक्स ही आता है। ई को किसी भी साथ आप ऑपरेट करें, किसी भी एलिमेंट के साथ, वही एलिमेंट आता है। अब x की बारी है तो x को अगर हम e के साथ ऑपरेट करें तो आंसर हमारे पास x आता है। x को हम x के साथ ऑपरेट करें। अब यहाँ पे आइडेंटिटी है। मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया कि x को x के साथ ऑपरेट करने का मतलब ये होता है कि इस पर मैंने एक बार x अप्लाई किया, अब मैं इस पर दोबारा अगर x अप्लाई करूं तो यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी आ जाता है e। ये जो है बॉक्स, ये मेरे पास पहले से है जिसको मैंने आइडेंटिटी का नाम दिया हुआ है। तो जो x को अगर मैं x के साथ ऑपरेट करूं तो उससे आइडेंटिटी आता है। अब अगर मैं x को y के साथ ऑपरेट करूं, यानी कि ये मेरे पास x है ना, इस पर मैंने x अप्लाई किया हुआ है, इस पर अगर मैं y अप्लाई करूं तो मेरे पास ये बॉक्स बन जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे पास स्केली टेबल के बॉडी में वो एलिमेंट होंगे जो यहाँ होंगे, इसके अलावा अब अगर मैं XY लिखूं तो XY तो यहाँ पर किसी जगह में भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर XY नहीं लेता, YX ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है। XY जो है वो YX के बराबर है, इसलिए मैंने XY की जगह पे YX लिखा। ये आप कर सकते हैं, खुद आप देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक तरीकाकार ये है केली टेबल को सॉल्व करने के लिए कि आप डायग्राम का यूज़ करें, और एक तरीका है इसकी की का, कि अगर आपके पास ये जो की मैंने लिखी हुई है, अगर आपके पास ये की मौजूद हो तो आप आसानी से इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते, जो केली टेबल है सॉरी, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर x को मैंने अगर y के साथ ऑपरेट किया तो ये तो ऐसे बन जाना था ना कि x डॉट वाई। अब मुझे की में पता है कि अगर x के ऊपर स्क्वायर हो तो वो ये y स्क्वायर के बराबर होगा, और ये जो है एक्स वाई होल स्क्वायर के बराबर होगा, और ये तीनों जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होते हैं। और दूसरी है कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के बराबर होगा। तो जब मैं एक्स को वाई के साथ ऑपरेट करूंगा तो ये तो एक्स वाई बन जाएगा, और एक्स वाई इस पूरे रो में या इस कॉलम में है नहीं, तो इसलिए मैं इसकी जगह पे ये की यूज करूंगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो ये एक्स वाई को जब मैं ऑपरेट करूंगा तो ये वाई एक्स बन जाएगा। इसी तरह एक्स को अगर मैं यहाँ पर वाई एक्स के साथ ऑपरेट करूं तो एक्स को मैंने ऑपरेट करना है वाई एक्स के साथ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि x को मैंने ऑपरेट किया yx के साथ, xy की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ yx, और ये x मेरे पास है तो ये बन जाएगा yx स्क्वायर, और मुझे पता है x स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो ये y बन जाएगा और ये आइडेंटिटी, तो इससे मेरे पास वापस आंसर y आ जाएगा। तो जब मैं x को xy के साथ x को मैं yx के साथ ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास आंसर y आ जाएगा। इसी तरह जब मैं y को e के साथ ऑपरेट करता हूं तो y आंसर आता है, और y को अगर मैं x के साथ ऑपरेट करूं तो yx, y को y के साथ ऑपरेट करूं तो y स्क्वायर, और मुझे पता है कि y स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है। और अगर मैं y को yx के साथ ऑपरेट करूं, यहाँ पर अब y को yx के साथ अगर मैं ऑपरेट करूं तो y और y हमारे पास y स्क्वायर बन जाता है और डॉट x। तो y स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, और आइडेंटिटी के साथ आप कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करें वही एलिमेंट वापस आता है, तो इससे भी मेरे पास x आ जाएगा। तो इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो KLN4 ग्रुप है ये हमारे पास इस टेबल के थ्रू ये भी शो हो जाता है कि ये जो V4 ग्रुप है, ये जो V4 है ये ग्रुप भी बन जाता है, और ये इसकी की है। अगर आपको ये की याद हो तो आपको टेबल की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टेबल आप लोग देखा करें, क्योंकि उससे आप लोग को जो कन्फ्यूजन है वो बहुत दूर हो सकती है आपकी, अगर आप लोग टेबल को समझे, और उससे आपको की भी बना सकते हैं। तो ये की मैंने उसी टेबल से बनाई है। तो इस तरह ये जो V4 है इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल्स, या KLN4 ग्रुप भी इसको कहा जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, और उससे अगली वीडियो में हम फिर ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, और डिहाइड्रल ग्रुप के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे।